नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हमारी नई प्लेलिस्ट शुरू होगी और हमारी नई प्लेलिस्ट होगी आपकी BMC के बारे में, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में। दोस्तों, इस प्लेलिस्ट में हम जो बिल्डिंग से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, चाहे आपकी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे तथा इस टॉपिक का इस सब्जेक्ट को हम डिटेल से और बेसिक से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सके, क्योंकि ज़्यादातर जो बिल्डिंग मटेरियल है वही आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी होते हैं और इन्हीं का यूज़ हम विभिन्न प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में करते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि सीमेंट, जैसे कि आपका सैंड, जैसे कि आपका एग्रीगेट, जैसे कि आपका स्टील, जैसे कि आपका 3-4 एडमिक्सचर, ठीक। जैसे कि आपका प्लास्टिक, जैसे कि आपका मोटार, जैसे कि आपका कंक्रीट। तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे और इन टॉपिक के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे तथा उन क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देंगे जो कि फ्रिक्वेंटली आपके विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। और लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों तक हमारे YouTube चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी हमसे जुड़ सकें तथा एक बेटर एनवायरनमेंट हम यहाँ पे क्रिएट कर सकें। और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं या कंप्लेंट हैं या जितने भी प्रकार की अपनी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आप हमें कमेंट करके ज़रूर सेंड करें ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को, उन डाउट्स को किसी वीडियो में लेके उन पे भी आपकी अच्छा सा एक कंटेंट तैयार करके आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। बिल्डिंग मटेरियल। पहले हम बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल शुरू करने से पहले हम जो विभिन्न प्रकार की मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं उन मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे ताकि जो आपके मटेरियल से रिलेटेड जितने भी आप बाद में बात करेंगे वो आपकी अच्छे से समझ में आ सके और आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ें। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बिल्डिंग मटेरियल की, सबसे पहले जैसे कि आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, जैसे कि आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़। ठीक, तो ये सब प्रकार की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे। जनरली क्या होता है कि के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन हम इनको भी लेके आपका पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करवाएंगे ताकि आप जो मटेरियल्स हैं उनको अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वो क्या है, तो आपको सबसे पहले पता है जो पहली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है आपकी स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या है, अगर सामान्य भाषा में हम बात करेंगे तो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी बिफोर द फेलर ही आपकी स्ट्रेंथ कहलाती है। जैसे कि आप बोलते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ 5 किलो की है ना, तो 5 किलो लोड रजिस्ट करने की उसकी क्षमता है, तो वही स्ट्रेंथ कहलाती है। दूसरी बात करेंगे हम हार्डनेस के बारे में। हार्डनेस क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैचिंग
एब्रेशन, कटिंग, वेयर एंड टियर, और कह सकते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो जो वह प्रॉपर्टी जो कि आपकी स्क्रैचिंग, आपकी एब्रेशन, घर्षण, कटिंग, काटने के प्रति जो रेजिस्टेंस ऑफर करे, वेयर टियर से जो रेजिस्टेंस ऑफर करे, परमानेंट डिफॉर्मेशन का जो आपका विरोध करे, वही आपकी हार्डनेस कहलाती है। ठीक, और इसमें आपको याद रखना है कि जो आपकी स्टोन की हार्डनेस आप को मेजर करने का जो स्केल होता है वो होता है आपका मो स्केल। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जनरल पर्पस के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। तो तीसरी है आपकी प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी क्या है? मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जो कि लोड लगाने पे परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को आप प्लास्टिसिटी कहते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास इलास्टिसिटी। मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसमें कि लोड लगाने के बाद जो आपका मटेरियल है वह अपने इनिशियल स्टेट में, इनिशियल अवस्था में आ जाता है, इस प्रकार की प्रॉपर्टी को आप इलास्टिसिटी कहते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस क्या होता है कि मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसमें कि वह सडन फेलियर को दर्शाता है, उस प्रॉपर्टी को आप ब्रिटलनेस कहते हैं। ड्यू टू द लोडिंग, है ना, सडन फेलियर होता है विदाउट द एनी फेलियर साइन की, वह सडनली फेल हो जाता है, उसको ब्रिटलनेस कहते हैं। छठवीं बात करेंगे हम फटीग। तो फटीग अगर आपकी मटेरियल की इस प्रकार की प्रॉपर्टी है जिसमें कि वह रेजिस्टेंस ऑफर करता है अगेंस्ट द रिपीटेशंस ऑफ द लोडिंग, अगेंस्ट रिपीटेशन ऑफ लोडिंग। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को आप फटीग कहते हैं। सातवीं है आपके पास इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है यह मटेरियल की टफनेस को शो करवाती है। इसमें क्या होता है कि आपका अगर मटेरियल सडन लोडिंग की कंडीशन में है, तो सडन लोडिंग की कंडीशन में जो आपका रेजिस्टेंस ऑफर करवा रहा है आपकी मटेरियल, उस प्रॉपर्टी को आप इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कहते हैं। एब्रेशन रेजिस्टेंस। अब एब्रेशन रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर मटेरियल को हम रब करवा रहे हैं, जैसे कि आपका रोड सरफेस के मध्य होता है, ये टायर होता है, ये रोड सरफेस होता है, तो इसमें क्या होता है कि मटेरियल रब होता है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी, इस प्रकार की आपकी जो कि रबिंग की प्रति पार्टिकल को रब होने के प्रति आपका रेजिस्टेंस ऑफर करवाती है, इस प्रकार की प्रॉपर्टी को आप एब्रेशन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी कहते हैं। ये जनरली जो आपका रोड वर्क होते हैं वहाँ पे इनका इम्पोर्टेंट इस प्रकार की प्रॉपर्टी का आप ज़्यादा देखा जाता है। नौवीं प्रॉपर्टी हमारे पास क्रीप। अब क्रीप क्या होता है कि मटेरियल पर जब हम लोड लगाते हैं, तो लोड लगाने के बाद समय के साथ साथ जो मटेरियल होता है, मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और रीअरेंजमेंट होते हैं, जिसके कारण कि जो आपका मटेरियल होता है इसमें समय के साथ साथ कुछ डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। डिफॉर्मेशन, अब ये जो डिफॉर्मेशन होता है ये कुछ एक्स्ट्रा लोड के कारण नहीं होता है, बल्कि उसी लोड के कारण होता है जो कि ये पहले रजिस्ट कर चुका है। समय के साथ साथ इस डिफॉर्मेशन को ही आप क्रीप कहते हैं। ठीक, तो ये भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि आपका जो मटेरियल है वो कितना आपका क्रीप आपको दे रहा है। ठीक, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर। तो ये आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, जनरली इनके बारे में आपको पता होना चाहिए बिफोर आप मटेरियल अगर शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जो कि है हमारी
केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, अब केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे जो मटेरियल्स हैं उनको रजिस्ट करना है विभिन्न प्रकार की आपकी जो साल्ट हैं, एल्कलीज हैं, ये केमिकल्स हैं, एसिड्स हैं। इन केमिकल्स में भी हमारे मटेरियल को विद स्टैंड रहना पड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारी जो बिल्डिंग मटेरियल जैसे ब्रिक हो गया, तो ब्रिक को आपको आपके क्या होना पड़ता है कि कांटेक्ट ऑफ द अर्थ के कांटेक्ट में भी रहना पड़ता है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में भी रहना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम बिल्डिंग की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आपका अध्ययन करें। तो इसमें केमिकल रेजिस्टेंस पहली आपकी प्रॉपर्टी जो है केमिकल रेजिस्टेंस। तो केमिकल रेजिस्टेंस में क्या होगा कि मटेरियल की वह प्रॉपर्टी या वह एबिलिटी जिसमें कि वह विभिन्न प्रकार के केमिकल्स में लाइक एसिड हो गया, लाइक आपका साल्ट हो गया, लाइक आपका एल्कलीज हो गया, तो इन सब में आपका रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टीज को आप केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसमें दूसरी प्रॉपर्टी आती है कोरोजन प्रॉपर्टीज, कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज। ठीक, तो कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द रेस्ट क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड होता है रेस्ट। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। जब आयरन को हम एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रखते हैं तो जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होता है उसके ऑक्सीजन एक आयरन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिससे कि आप क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो मेटल की वह प्रॉपर्टीज जिसमें कि वह एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पर जो रेस्ट फॉर्मेशन है उसके प्रति अपना रेजिस्टेंस ऑफर करें, इस प्रकार की प्रॉपर्टीज को आप कोरोजन रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, अब अगली प्रॉपर्टीज है हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तीसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी के प्रति रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, या कंडक्ट करवा रहा है। क्योंकि हमारा जो बिल्डिंग मटेरियल है इसमें आपका इलेक्ट्रिकल वर्क भी होने वाला है। तो कुछ जगह पे इस प्रकार से आप मटेरियल को चूज करेंगे ताकि कभी अगर इलेक्ट्रिक के कारण कुछ प्रॉब्लम हो तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करे, या कंडक्टिविटी के लिए भी कहीं पर यूज किया जाए तो वहाँ पे उनका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से इस मटेरियल की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, ताकि जो आपका मटेरियल है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी में आपका रेजिस्टेंस ऑफर कर सके और आपको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके। चौथी बात करेंगे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जैसे कि मटेरियल लाइक आपका मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं और कौन से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं। इन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। पांचवी प्रॉपर्टीज है हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज। अब थर्मल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम जैसे कि बात करते हैं थर्मल कैपेसिटी के बारे में कि उसको जो ऊष्मा के प्रति कितनी उसकी कैपेसिटी है, इसको दर्शाने के लिए कैपेसिटी, इसको बोल सकते हैं किसी भी मटेरियल की हीट को ऑब्जर्व करने की या रिलीज करने की जो कैपेसिटी है उसको ही आप थर्मल कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, जो आपने जनरली फार्मूला भी पढ़ा होगा आपका थर्मल की जो कैपेसिटी का फार्मूला होता है T=H/m T2 - T1। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब जहाँ पे कि H क्या होता है आपका हीट होगा, हीट रिक्वायर्ड फॉर द टेम्परेचर T1 to T2। ठीक है, और ये M क्या है, M हो गया आपका मास ऑफ द मटेरियल। इतनी हीट हमको चाहिए
किसी भी टेम्परेचर को T1 से T2 तक पहुंचाने में किसी मटेरियल का, ठीक है, ये मटेरियल है, मास ऑफ मटेरियल। तो ये आपका आ गया T का फॉर्मूला, थर्मल कैपेसिटी बोल रहे हैं T। उसके बाद हम अगली बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। इसी में जो अगली प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी जो प्रॉपर्टी है ये क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी की कितने अमाउंट आपका पर यूनिट एरिया से आपका हीट ट्रांसफ़र हो रही है इन द यूनिट टाइम में, उसको थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक, अब कभी जैसे आपने चिमनी लगानी है, जैसे है ना, चिमनी होती है जो घरों को गर्म करती है, ये हीटर लगाना है, तो ये इन चीज़ों के लिए इस प्रकार के मटेरियल्स का यूज़ करते हैं जिनमें कि आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ को चेक करना पड़ता है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब जो अगली प्रॉपर्टी है इसी में वो है थर्मल रेजिस्टिविटी। तो हीट कंडक्शन के प्रति रेजिस्टेंस जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं थर्मल रेजिस्टिविटी। ठीक, और अब जो लास्ट इसमें प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती थी, क्वांटिटी ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू हीट 1 न्यूटन ऑफ द मटेरियल बाय द 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कि जो आपका कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है ताकि जो मटेरियल है 1 न्यूटन का वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, वही आपकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। तो कभी क्या होता है कि एग्जामिनर इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ देता है जो कि आपके मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और हम सोचते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन नहीं, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, जो कि विभिन्न प्रकार की जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टीज़ हमारे पास वो है आपके पास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है जिन पे आपको विशेष ध्यान देना है, और जो बाकी अदर प्रॉपर्टीज़ है इनको आपको इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने दोनों हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आप डेंसिटी की बात करेंगे। अब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी किसी भी पदार्थ का मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वह डेंसिटी कहलाता है। डेंसिटी है ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो डेंसिटी हो गया आपका और दूसरी होती है बल्क डेंसिटी जो नेचुरल स्टेट में मटेरियल की डेंसिटी है वही आपका बल्क डेंसिटी है, और जो आपका ये टर्म्स डेंसिटी है ये आपकी एब्सोल्यूट डेंसिटी बोल सकते हैं, या एट द लेबोरेटरी डेंसिटी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, विथआउट द वॉइड होती है। इसमें जो आपका पार्टिकल होता है वो आपका सॉलिड लेके चलते हैं, इसमें वॉइड को कंसिडर नहीं करते हैं। बल्क डेंसिटी में क्या करते हैं कि जो नेचुरल स्टेट में आपका वॉइड्स हैं मटेरियल के अंदर, उन वॉइड्स को भी काउंट कर देते हैं, जिसको कि आप बल्क डेंसिटी के नाम से जानते हैं। जो ये बल्क डेंसिटी है ये आपकी जो आपकी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि आप क्या कह रहे थे कि हीट कंडक्टिविटी है ना, हीट कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन सब को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक, ये वाली बल्क डेंसिटी, तो इसलिए इसको पढ़ना भी ज़रूरी होता है। अब कुछ मटेरियल हैं जिनकी डेंसिटी हम लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कि ब्रिक है, ब्रिक की होती है आपकी 1600 से 1800 kg पर क्यूबिक मीटर, है ना, ये kg में है, ये क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम। ये कौन सी डेंसिटी है, डेंसिटी ये बल्क डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी को ही हम लेते हैं। ठीक है, बल्क डेंसिटी। उसके बाद जैसे सीमेंट हो गया, सीमेंट की होती है आपकी 1440, वुड की होगी आपकी, चने लेते हैं 500 से 600, और आपकी स्टील हो गया, स्टील की कितनी होती है 78-50 kg पर क्यूबिक मीटर।
सैंड हो गया तो 1450 से 1650 kg पर क्यूब मीटर। कंक्रीट 2400 kg पर क्यूब मीटर। आरसीसी 2500 kg पर क्यूब मीटर। तो ये सब आपकी बल्क डेंसिटी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इससे रिलेटेड एक और टर्म आती है जिसको कि बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स। अब जो इनका रेशियो होता है डेंसिटी बल्क डेंसिटी अपॉन द डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी ऑफ बल्क अपॉन द डेंसिटी का रेशियो ही आपका डेंसिटी इंडेक्स होता है और इसकी वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, ये लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। ठीक, अब उसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है यूनिट वेट। यूनिट वेट बराबर होता है आपका वेट अपॉन द वॉल्यूम। ठीक, वेट ऑफ द मटेरियल। अब वेट ऑफ द मटेरियल अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। वेट क्या होता है? वेट बराबर होता है m इंटू जी एंड द वॉल्यूम। अब इसमें एक बात याद रखने वाली है कि जो आपका वेट है जी के घटने बढ़ने के साथ आपका वेट चेंज होगा, लेकिन जो आपका मास है ये एब्सोल्यूट टर्म है, ये चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर या न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ठीक, ये आपकी यूनिट वेट की डायमेंशन हो जाएगी, आपका यूनिट हो जाएगी। जो ये यूनिट वेट है, यूनिट वेट को हम वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक, वेट डेंसिटी कैसे बोलेंगे? तो m g अपॉन v, तो ये इसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा रो इंटू जी बराबर यूनिट वेट। ठीक है, तो इसलिए इसको वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, किसी भी अगर मटेरियल का अगर डेंसिटी ज़्यादा है, किसी भी मटेरियल की अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब वो उतना ही आपका हैवी होगा। और अगर डेंसिटी अगर कम है तो वो उतना ही आपका लाइट होगा। ठीक, अब अगली बात करेंगे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो चौथी आपकी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपका एक रेशियो होता है जो कि आपका रेशियो होता है यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल अपॉन द यूनिट वेट ऑफ द स्टैंडर्ड मटेरियल। स्टैंडर्ड मटेरियल के रूप में हम वाटर का प्रयोग करते हैं और इसकी जो यूनिट वेट होता है वह 1000 इंटू 9.81 होता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। जीएस जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यह सिग्निफाई करता है कि जो आपका मटेरियल है वो इस स्टैंडर्ड जो मटेरियल है इसकी तुलना में कितना हैवी है और यह कितना लाइट है। जैसे कि आप क्या कहते हैं, सैंड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जनरली तो 2.5 से 2.7 तक होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाटर के रिस्पेक्ट में इतना हैवी है। ठीक, तो कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटीज आपको पता होना चाहिए। जैसे स्टील का होता है 7.82, आपका कास्ट आयरन का होता है आपका 7.2 होता है। ठीक, इसी प्रकार अगर बात करेंगे वाटर का हमने भी बात करी, स्टैंडर्ड लिया तो 1 हो जाएगा। अब बात करेंगे हम अगली प्रॉपर्टी पांचवी, वो है पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है कि एक प्रकार का रेशियो होता है जो कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन द टोटल वॉल्यूम का एक रेशियो होता है जो कि हमें यह बताता है कि आपकी जो मटेरियल है उसमें कितने पोर्स हैं आपके। ठीक, ताकि जो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है, स्ट्रेंथ है, बल्क डेंसिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, वो सब आपकी जो पोर्स है आपके पास वॉइड्स है, उन वॉइड्स पर आपका निर्भर करती है आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज। तो इसलिए आपकी पोरोसिटी हो गया, चाहे आपका
वॉइड रेशियो हो गया, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो पोरोसिटी और वॉइड रेशियो दोनों आपके जो पोर्स हैं, आपके वॉइड्स हैं, उनको बताते हैं कि टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आपके कितने पॉइंट्स हैं, वॉइड्स हैं। इसमें टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बता रहा है, जबकि जो छठी प्रॉपर्टी आपकी वॉइड रेशियो है, इसमें आपका जो रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, तो सॉलिड की रिस्पेक्ट में कितने वॉइड्स हैं आपके मटेरियल में, उसको बता रहा है। इसमें टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, जबकि इसमें सॉलिड के रिस्पेक्ट में। जनरली जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो आपका वॉइड रेशियो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है एक एब्सोल्यूट टर्म होती है, जबकि जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड होता है, इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपके चेंज हो सकते हैं, जिसके कारण कि इसको आप प्रीफर नहीं करते हैं, आप प्रेफर करते हैं आपका वॉइड रेशियो, जो कि आपका एक स्टैंडर्ड वैल्यू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के कारण ली जाती है। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी है वाटर एड्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी मटेरियल कितना % ऑफ वाटर आपका ऑब्जर्व कर रहा है, उसको ही वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे कि आपका जो मटेरियल है, पहले आपने क्या किया, इसको ओवन ड्राई किया, ओवन ड्राई करने के बाद आप इसको वाटर में डिप कर देंगे। ठीक, तो वाटर में जब आप इसको समर्ज करेंगे तो इसके जो वेट होगा वो चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के साथ ही हम क्या कर लेंगे कि कितना % इसने वाटर ऑब्जर्व किया है, इससे आपका वाटर एब्जॉर्प्शन निकालेंगे। तो W2 - W1 अपॉन W1 क्या है, जो ड्राई कंडीशन में था, जब ओवन ड्राई था, और इंटू 100 कर लेंगे तो इतना % आपका वाटर एब्जॉर्प्शन आ जाएगा। और ये एलवेज कितना होगा, 100% से कम होगा। ठीक है, लेस देन एलवेज 100% से कम होगा। ठीक, तो ये आपका वाटर एब्जॉर्प्शन से पता चल जाएगा। उसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड एक टर्म होती है कोएफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग, कोएफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग क्या होता है कि ये भी एक स्ट्रेंथ से रिलेटेड टर्म होती है, जो कि आपकी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ का रेशियो होता है, स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सैचुरेटेड मटेरियल अपॉन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनसैचुरेटेड या ड्राई मटेरियल का रेशियो को बताती है आपका कोएफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। इसके द्वारा आप जो स्ट्रेंथ है उनका आप रेशियो निकाल सकते हैं कि कितना जो स्ट्रेंथ है वो सैचुरेट होने पर कितना डिक्रीज हो रही है, कितना इंक्रीज हो रही है। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टीज़ है वो है आपका वेदर रेजिस्टेंस से मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, ठीक, चाहे आपकी जैसे कभी क्या होता है ड्राई हो गया, वेट हो गया है, तो इस प्रकार की कंडीशन के प्रति जो आपका मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है, यही आपकी वेदर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। ठीक, उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है आपकी वाटर परमेबिलिटी प्रॉपर्टी। वाटर परमेबिलिटी, अब ये वाटर परमेबिलिटी क्या होता है कि कितना इजीली जो मटेरियल है वो वाटर परमेबल करा रहा है, ठीक, परमिट करा रहा है, कितना इजीली। जैसे कि जो सैंड होता है और जो क्ले होता है, क्ले, तो इसमें क्या होता है, जो क्ले होता है वो इम्परमेबल हो गया और सैंड आपका परमेबल हो गया। ये जो पानी की बात करेंगे, वाटर को, ये बहुत ही ज़्यादा आपका परमिट करता है, जल्दी ही परमिट कर देगा, और जो क्ले होगा वो आपका परमिट नहीं करेगा, बहुत ही जल्दी, बहुत ही टाइम लगेगा आपको पानी को पेनिट्रेट होने में। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी है वही आपकी वाटर परमेबिलिटी प्रॉपर्टी कहलाएगी। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है फ्रॉस्ट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी।
फ्रोस्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है कि कोई भी सैचुरेटेड मटेरियल को अगर अल्टरनेट फ्रीज एंड थॉइंग कर रहे हैं तो उस मटेरियल की स्ट्रेंथ में कितना चेंजेस आ रहा है फ्रीज करने में और थॉइंग करने में, उस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, फ्रोस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। उसके प्रति कि वो अपने वॉल्यूम को चेंज न करें फ्रीज होने में या आपका टेम्परेचर बढ़ने पर जो थॉइंग होगा उसकी उसमें अपने वॉल्यूम को चेंज न करने की जो टेंडेंसी, उसको फ्रोस्ट रेजिस्टेंस कहेंगे। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो है रिफैक्ट्रीनेस। रिफैक्ट्रीनेस आपने रिफ्रैक्टिव ब्रिक सुना होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मटेरियल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, शार्प टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे विथस्टैंड रहने की आपकी एबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस प्रकार की प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, रिफैक्टिवनेस कहते हैं। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये जो मटेरियल होंगे ये बिना किसी प्रॉब्लम के आपके टेम्परेचर को रजिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल देंगे तो एग्जांपल हो गया फायर रेस्टिंग ब्रिक भी बोल सकते हैं, या फायर क्ले एक ऐसी क्ले है जिसके द्वारा क्या रिफैक्टिव ब्रिक्स का निर्माण करते हैं। ठीक, 1500 डिग्री तक टेम्परेचर तक ये रजिस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है हाइग्रोस्कोपिसिटी। तो हाइग्रोस्कोपिसिटी मतलब क्या होता है कि जो आपका इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेरिक आपकी मॉइस्चर है, इस मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने की जो प्रॉपर्टी है कि कितना आसानी से कोई भी मटेरियल आपका ये प्रॉपर्टी इस मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर रहा है, इस प्रकार की प्रॉपर्टी को आप बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिसिटी प्रॉपर्टी। ठीक, जैसे कि आपका लाइम हो गया, है ना, लाइम हो गया, सीमेंट हो गया, है ना। तो ये हाइग्रोस्कोपिसिटी प्रॉपर्टी रखने वाले मटेरियल होते हैं जो कि आपके एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, इसको आप ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी आपका फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी। मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह अगर फायर लगने पर भी अपने सेज और साइज को चेंज न करे, इस प्रकार की प्रॉपर्टी को आप फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि इस प्रकार की प्रॉपर्टी, जैसे फायर प्रूफ आपको मटेरियल बनाने हैं तो वहाँ पे इस प्रकार की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ठीक, फायर प्रूफ जैसे आपका चिमनी हो गया तो चिमनी में आप यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी है आपकी ड्यूरेबिलिटी। ठीक, अब ड्यूरेबिलिटी क्या है, कोई भी आपका मटेरियल कितने लंबे समय तक जो आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट है या अदर फैक्टर है, उन इफेक्ट्स में कितना लंबे समय तक आपका विथस्टैंड रह पा रहा है, उस प्रकार की प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। ड्यूरेबिलिटी कितना लंबे समय तक आपका मटेरियल टिक पा रहा है, इसी प्रॉपर्टी को आप ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। किसी भी मटेरियल की मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी उसकी ड्यूरेबिलिटी पे निर्भर करती है। जैसे आपने सुना होगा कि कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है आपकी किससे, लाइम से, या आप क्या बोलेंगे, कंक्रीट रोड की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है आपकी बिटुमिनस रोड से। ठीक, तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब कितना लंबे समय तक आपका मटेरियल इन्वायरमेंट कंडीशन में रह पा रहा है, उसको ही आप ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। मेंटेनेंस आपकी ड्यूरेबिलिटी की डायरेक्टली आपकी जितनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी उतनी कम आपकी मेंटेनेंस होगी, 1/द मेंटेनेंस। ड्यूरेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/द मेंटेनेंस। ठीक, अगली प्रॉपर्टी है आपकी स्पालिंग रेजिस्टेंस। अब ये स्पालिंग रेजिस्टेंस क्या होता है कि स्पालिंग का मतलब क्या होता है, स्पालिंग का मतलब होता है तो रोड़ी में टूटना, ये चिप्स फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में टूटना आपका स्पालिंग कहलाता है।
तो स्पेलिंग कब होगा? जब आपका बहुत शार्प टेम्परेचर है, साइक्लिक आपका टेम्परेचर किसी भी मटेरियल पे लग रहा है, साइक्लिक टेम्परेचर, शार्प टेम्परेचर, तो कितना आपका रेजिस्ट कर पा रहा है इस शार्प साइक्लिक टेम्परेचर को, उस टेम्परेचर को रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसको बोलेंगे स्पेलिंग रेजिस्टेंस, स्पेलिंग रेजिस्टेंस। ठीक, जैसे कि ये डिपेंड करता है आपका जो कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन है उस पर निर्भर करता है। ठीक, ये जहाँ पे कि आपका बहुत जैसे कि आपका सीमेंट की जो मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे भी आपका टेम्परेचर शार्प टेम्परेचर होता है, तो उस प्रकार की प्रॉपर मटेरियल, कौन सा मटेरियल का यूज हम उस फर्नेसेस में करेंगे, फर्नेसेस में ज़्यादा इस प्रकार की रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है स्पेलिंग आपकी प्रॉपर्टीज़ की। ठीक, तो वहाँ पे इसका यूज करेंगे। तो ये होगी आपकी सभी प्रकार की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अब मटेरियल के बारे में।